हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे जो डीपीटी का हुआ है। और इसके पहले हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जितने लोग हैं सभी से बोल रहा हूँ, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं पेन पेपर जरूर लेके बैठें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आपको पूरा पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये डीपीटी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि पूरी वीडियो पेपर पूरा सॉल्व कराने की वजह से वीडियो पूरी लंबी हो जा रही है। इस वजह से हम कंटिन्यू बने रहें और पेन पेपर लेके बैठें, साथ के साथ लिखते चलें क्योंकि वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगी और आप वीडियो को रोक रोक के पॉज करके या स्लो वे में करके आप उसको कंटिन्यू लिखते हुए चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ये सनलाइट। सनलाइट हमारा इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स है। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हमारा दूसरा, द ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, यानी ताजमहल का कलर क्यों डाउन हो रहा है। तो इसका इफेक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से उसका कलर डाउन हो रहा है। द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फियर इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज। अर्थ का एटमॉस्फियर जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या बायोस्फीयर जिसमें जीवित प्राणी रहते हैं। गैस रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल ट्रेजेडी वार, यानी भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी। इसका राइट आंसर है मेथिल आइसोसाइनेट। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जो इकोनॉमिकल पिरामिड का कंसेप्ट है उसको किसने दिया था, चार्ल्स विल्टन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकल्ड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कौन रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो उसको हम रिसाइकल नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉयल इन्फिनिटी इज काज्ड बाय, क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो हम जैसे कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे हम जंगल, एक जगह से है जंगल, वहाँ पे हम जंगल के काट कर वहाँ पे हम खेती करते हैं, फिर वहाँ की जो ज़मीन उपजाऊ होती है, फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है फिर उसको छोड़ के दूसरे जगह कटाई करके फिर उसको करते हैं, ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब सॉयल इनफर्टिलिटी क्या होती है, सॉयल की जो उर्वरता होती है वो किस वजह से खत्म होती है। तो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज, भूकंप को नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के थ्रू हम भूकंप को मापते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी है बीमारी है जो जल के थ्रू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरिया। क्लोरिया जो बीमारी है ये जल के थ्रू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है, ये है फॉरेस्ट से। चिपको आंदोलन के थ्रू जब जंगल की कटाई हो रही थी तो उसके थ्रू लोगों ने क्या किया था, पेड़ को पकड़ के चिपक गए थे, जिसकी वजह से वो पेड़ को कटाई के रोकने के लिए ऐसा मूवमेंट चलाए थे जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉपुलेशन, इसका राइट आंसर है ओजोन। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसका राइट आंसर है ओजोन। हार्मफुल ट्रेस मेल्स इन द फ्लाइंग एश, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम, यानी जो हार्मफुल पॉपुलेंट है,
हार्मफुल ट्रेस है इसके लिए एनाटॉमी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये तीनों जिम्मेदार हैं। मॉनिटरल प्रोटोकॉल्स एम एज रिड्यूस ऑफ ओजोन डिप्लोशन सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी किसको हम दोबारा से उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड नेचर कैन प्रोवाइड फॉर ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बट नॉट फॉर देयर ग्रीड, यानी किसने कहा था कि नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है जो हमें आवश्यकता होती है, बट नॉट फॉर देयर ग्रीड, उनकी लालच के लिए नहीं, को कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर, अमृता देवी इज नोन फॉर, अमृता देवी किस लिए जानी जाती थी। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। अमृता देवी फर्स्ट सेक्रीफाइस हर लाइफ बाय हैंगिंग ए खेजरी ट्री एंड प्रिवेंटिंग इट्स बीइंग कट डाउन बाय हर किंग्समैन फॉलोइंग हर 363 other villages so sacrifice their lives to the protect the खेजरी ट्री। अमृता देवी जो पेड़ की कटाई से रिलेटेड उस टाइम पे पुराने समय में जो राजा के जो आदमी लोग थे जो पेड़ कटाई करते थे, उनसे पेड़ों को बचाने के लिए ये अदर विलेज को ये उसके प्रति जागरूक की थी, जिससे वो लोग भी इनका साथ दिए थे, तो वहां से इनको जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका, यानी जो ओजोन का सबसे बड़ा होल है, ओजोन लेयर जो छीड़ होती है उसके सबसे बड़ा जो होल जो है वो कहाँ है, वो अंटार्कटिका में है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड प्राइमरी कंजम्पशन ओनली इज कॉल्ड, जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स प्राइमरी कंज्यूमर ओनली इज कॉल्ड, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो प्रथम उपभोक्ता होता है, उसको हम कार्निवरस यानी सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। साइलेंट वैली प्रोटेक्ट इट्स लोकेटेड इन, जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है लोकेटेड है, केरला में। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड, जो ह्यूमन राइट डे है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय हकल्स, जो इकोलॉजी है वो हकल्स के द्वारा दी गई है, इसका राइट आंसर है ट्रू, ये हकल के द्वारा। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यानी ये भी सही है, यानी जो एनर्जी का फ्लो है वो चारों तरफ से है इन इकोसिस्टम में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, इसका राइट आंसर है ट्रू। डेसिबल, 1 डेसिबल इज इक्वल टू हर्ट्ज, ये गलत है क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट, ये गलत है क्योंकि ये बायोटिक इन्वायरमेंट के हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं। EIA रिफर टू, यानी EIA का फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, ये जो नीचे के 4 क्वेश्चन हैं इनको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, उसको आप नोट करते चलेंगे। इसका राइट आंसर 26 का EIA का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। NEPA refers to नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट एंड COD refers to chemical oxygen demand and NDRF refers to national disaster responsible
हाँ, रिस्पॉन्स फोर्स। अब हम MAB स्टैंड्स फॉर, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैन एंड द बायोस्फीयर, MAB। The most common use of MAB is in the context of UNESCO program। ये यूनेस्को प्रोग्राम का पार्ट है, called Man and the Biosphere। The MAB program aims to establish a scientific base for the improvement of relationship between people and their environment। It's emphasize the sustainable use to the natural resource and कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी इसका जो मेन एम है, मानव और नेचर के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम नेचर को और ये बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव कर सकें और नेचुरल रिसोर्स का यूज कर सकें। अब हम आते हैं पार्ट बी में। सॉरी, पार्ट बी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द टाइप ऑफ फूड पिरामिड। आंसर देखते हैं, द ट्रेडिशनल फूड पिरामिड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वेरियस मॉडल एंड रिकमेंड ओवर टाइम। वंस कॉमनली यूज्ड द मॉडल इज द माई प्लेट सिस्टम। ये जो मॉडल है वो माई प्लेट सिस्टम पे बेस्ड है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इट्स प्रोवाइड द विजुअल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये प्लेट के थ्रू इसको हम डिवाइड करते हैं, जो 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड प्रोटीन विद द साइड ऑफ डायरी। हियर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द माई प्लेट फूड ग्रुप। पहला है हमारा फ्रूट्स। इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फ्रूट इन योर डाइट। यानी पहले में है क्या है, वैरायटी ऑफ फ्रूट को हम अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन होल फ्रूट्स रेदर देन फ्रूट जूस। दूसरा क्या है, हम फ्रूट पे डिपेंड हो सकते हैं एंड उस फ्रूट जूस पे। अब फ्रूट जूस के कंपैरिजन में हम इस पे भी डिपेंड हो सकते हैं। दूसरा क्या है, वेजिटेबल। कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ कलरफुल वेजिटेबल, एम्फसाइज डिफरेंस टाइप ऑफ, चूजिंग ए वेराइटी ऑफ प्रिपरेशन मेथड। यानी कंज्यूम कर सकते हैं क्या, वेजिटेबल, कलर्ड वेजिटेबल एज एंड जो क्या है वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स प्रिपेयर होते हैं। तीसरा है ग्रेन, चूज द होल ग्रेन ओवर रिफाइंड ग्रेन्स इनकॉर्पोरेटिंग ऑप्शन लाइक ब्राउन राइस, होल व्हीट एंड क्विनोन एंड ओट्स। चौथा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर इंक्लूडिंग द मिक्स ऑफ द लीन प्रोटीन सोर्स सच एज पोल्ट्री। यानी प्रोटीन के लिए हम पोल्ट्री, फिश, बीन्स, नट्स एंड टोफ, इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। 5 नंबर है डेयरी। Incorporated dairy of the dairy alternative aiming for low fat and fat-free options. In addition of my plate के एडिशन में क्या है, other dietary guidelines and model exist worldwide, each offering slightly different perspective on the balance of healthy diet. It's important to the note that individual nutrients needs may vary, consulting with a healthcare professional and nutritionist is advisable for the personalized advice। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाय बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब हिंदी में जैव विविधता। Sort of biological diversity refers to the variety of life on earth. All lives are biological organism। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पे विभिन्न प्राणियों एंड लिव्स ऑन
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और जितने भी प्राणी रहते हैं सबके बारे में जानकारी है। इट्स encompasses the diversity of species, ecosystem and genetic variance within species. Biodiversity is crucial for maintaining health and resilience of the ecosystem. यानी हमें अपने साथ साथ इकोसिस्टम को भी बैलेंस करके चलना है। प्रोवाइडिंग न्यूमरल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल बेनिफिट्स। देयर आर 3 मीन्स लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 लेवल। पहला क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। दिस रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ग्रीन्स विथ ए स्पीसीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द एडॉप्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो हम इसेंशियल होते हैं, जो स्पीसीज के लिए कैसे सर्वाइव करते हैं इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे पर्यावरण के चेंजिंग में जो अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं वे स्पीसीज। इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन अलाउइंग द पॉपुलेशन टू इवोल्यूट द अडॉप्ट टू न्यू कंडीशन ओवर टाइम। सेकंड नंबर पे आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन पर्टिकुलर हैबिट इकोसिस्टम और द इंटायर प्लैनेट। यानी ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर हैबिट के इकोसिस्टम में हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन पे उनके ऊपर ये बातें करते हैं या उनको कैसे वे अपने आप को सस्टेन रख पाते हैं। ए डाइवर्स एरिया ऑफ द स्पीसीज कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। लॉस ऑफ स्पीसीज कैन डिस्टरप्ट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड लीड टू नेगेटिव कंजम्पशन। तीसरा हम आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दिस पर्सन टू द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, यानी इकोसिस्टम के पार्ट्स, ग्रासलैंड घास का मैदान, वेटलैंड, डेजर्ट, कोल रिफर्स। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज। इन्वायरमेंट कंडीशन, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट कंडीशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी is essential for providing various ecosystem service including clean air, water, pollination of crops and climate regulation. Biodiversity is under threat due to various human activity such as habitat destruction, pollution, climate change, over exploitation of natural resources। यानी जो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कौन कौन से करते हैं? हैबिट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका हम दोहन ज़्यादा करने लगे। एंड इंट्रोड्यूसिंग टू द इनवेसिव स्पीसीज। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी is vital of the sustaining ecosystem, preserving genetic source and ensuring the well-being of all living organisms, including human efforts to the protect the restore. Biodiversity are crucial of the maintaining a health and balanced planet. बायोडाइवर्सिटी आर क्रूशियल मेंटेनिंग द हेल्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी अगर हमारा जैव विविधता सही रहेगा, जिसके थ्रू हमारा जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेंगे। बैलेंस द प्लैनेट का भी बैलेंस, यानी जो मौसम का नेचर है वो भी सही रहेगा। नेम डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर के जो डिफरेंट लेयर हैं उनके नाम क्या है? इसको हम सभी लेयर को एक्सप्लेन किए हैं। हम इसको न एक्सप्लेन करके हम डायरेक्ट इसका नाम भी दे सकते हैं।
द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स each with distinct characteristic. These layer from the surface of earth outward, यानी कि ये जो लेयर्स हैं सरफेस से ऊपर की तरफ हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर। अगर हम इसको डिवाइड करें, सॉरी इसको एक्सप्लेन करें तो हम इसको दिस इज द लोएस्ट लेयर, यानी ये सबसे निचली लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द अबाउट 8 to 15 किलोमीटर, यानी जो सर अर्थ की सरफेस से 8 से 15 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। द ट्रोपोस्फियर इज where weather events including clouds, precipitation and storm occur, यानी जो ये सब घटनाएं होती वेदर इंक्लूडिंग क्लाउड्स, बादल, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। स्ट्रेथोस्फियर एबव द स्ट्रेथोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द 15 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। The stratosphere contains the ozone layer, which play the crucial roles in the absorbing or blocking the major roles of harmful UV radiation, यानी स्ट्रेथोस्फीयर में ही हमारी ओजोन लेयर है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशन को ये रोकती है। तीसरा है हमारा मेसोस्फीयर। एबव द स्ट्रेथोस्फीयर द मेसोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द 50 to 85 किलोमीटर, यानी 50 उसके आगे 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर फैली हुई है। एबव द अर्थ सरफेस दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द एल्टीट्यूड। चौथा है हमारा थर्मोस्फीयर। Situated above the mesosphere, the thermosphere extend from the 85 to 600 किलोमीटर, यानी ये 85 से 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। टेम्परेचर इन द थर्मोस्फीयर कैन बी एक्सट्रीमली हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? ये हाई सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। However, density of the molecules is very low, यहाँ पे molecules की जो density होती है वो सबसे कम होती है। So it would feel extremely cold to a human in this region, यानी इस रीजन में आदमी को सबसे ठंडा महसूस होता है। गले में खराश, sorry. Exosphere, the outermost layer of the Earth's atmosphere, the exosphere, start near edge space, extend outward into vacuum outer space. It is characterized by the extremely low density of the particle and gradually transition into the space environment, यानी ये 600 किलोमीटर के ऊपर एक्सोस्फीयर है। These layers are defined based on the variance in the temperature consumption, and each layer plays a unique role in the Earth's atmosphere. Explain renewable and non-renewable energy source with their example, यानी renewable और non-renewable एनर्जी को एक्सप्लेन करना है विद द सोर्स ऑफ एग्जाम्पल। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स different in their availability and sustainability over time. Here an explanation of both with example. Renewable energy source क्या क्या है जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ये renewable energy source है। Renewable energy source are divided from the natural process that's continuously replenished of human time scale. These sources are sustainable and have a relative low environmental impact. Example solar energy, यानी इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं फिर से। एनर्जी फ्रॉम द सन कैप्चर्ड थ्रू द टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू द प्रोवाइडिंग हीट, यानी सनलाइट के थ्रू हम सनलाइट एनर्जी को हम सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हैं।
दूसरा है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये हवा के थ्रू हम जो बिजली पैदा करते हैं, लाइक पवन चक्की के थ्रू। एनर्जी हार्डनेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एयर टिपिकली यूजिंग द विंड टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विंड एनर्जी को हम टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी जिसके लिए हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, सच एज रिवर और वाटरफॉल्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइन, उसके थ्रू हम पानी के थ्रू यहाँ से बिजली का निर्माण करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी हीट एनर्जी डाइवर्ट फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग आर डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशंस। चौथा है हमारा बायोमास। ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज वुड्स, क्रॉप्स, रेजिड्यू ऑफ एनिमल वेस्ट यूजिंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू कंबसन ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस, यानी वेस्ट और इन एनर्जी को हम वेस्टेज एनर्जी, वुड्स, क्रॉप्स, एनिमल वेस्टेज को हम यूज़ करके जिसके कंजम्पशन के थ्रू हम कंबसन के थ्रू हम यानी इसको दहन करके हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम एक बार खत्म होने के बाद हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर फाइनाइट एंड कैन नॉट बी इजिली replaced on the human time scale. They are usually fossils fuels, अवशेष फ्यूल्स जो हैं फॉर्म्ड ओवर द मिलियंस ईयर। जो फॉसल्स फ्यूल्स हैं उनके थ्रू ये मिलियंस ईयर के बाद ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है फॉसल्स फ्यूल लाइक कोल, ए सॉलिड फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लैनेट्स इन स्वैम्पी एनवायरमेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। ऑयल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब इसके सोर्स हैं। अब हम ऑयल क्या है, ऑयल जिसके थ्रू हम ये अवशेष के थ्रू हमें प्राप्त होता है, जो कई हजारों साल से जो बड़े बड़े जीव इसमें दबे हुए हैं उसके थ्रू हमें ऑयल्स मिलता है। इसका हम ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि एक बार इसका हम यूज़ करने के बाद दोबारा इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते, यानी फर्दर यूज नहीं कर सकते, ये कंबसन होके खत्म हो जाता है। नेचुरल गैस क्या है, सेम इसका भी है, ए गैसियस फॉसल फ्यूल प्राइमरली कंपोज टू द मेथेन फॉर्म्ड अलोंगसाइड ऑयल डिस्पोजल। न्यूक्लियर एनर्जी सेम उसका भी है, उसके दहन के थ्रू भी हमें एनर्जी मिलती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, बड़े बड़े जहाज़ों में भी इसका यूज होता है। फिर उसके बाद ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। While the fuels of the source is finite, it's obtained considered separately from the traditional fossil fuel due to its unique characteristic. Renewable energy sources are considered more sustainable and environmentally friendly because they do not deplete over time and have lower greenhouse gas emission. यानी जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है इसके थ्रू हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि अगर हम सोलर पैनल प्लांट के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं या विंड पावर से एनर्जी जनरेट करते हैं पवन चक्के के थ्रू या डैम के थ्रू, तो ये हमारा ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल रह सकता है और इससे हमारा इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल नहीं पहुंच सकता, हार्म नहीं हो सकता। और ये जो इन्वायरमेंट एनर्जी है ये ग्रीन हाउस गैस काफ़ी ज़्यादा एमिशन नहीं करती है, कम मात्रा में एमिशन करते हैं कंपेयर टू मेनी नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी नॉन रिन्यूएबल के सोर्स ये कम प्रदूषण करते हैं। द ट्रांजिशन टू द ग्रेटर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इज ए की एस्पेक्ट टू द ग्लोबल एफर्ट टू मीटिंग क्लाइमेट चेंज एंड द प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, यानी जो इसके थ्रू हम सस्टेनेबल एनर्जी यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है इसको हम प्रमोट करते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट का नेचर मेंटेन रहे। अब हम आते हैं पार्ट सी में, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी अब हम देखते हैं ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 क्या है।
द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इज ए comprehensive legislation enacted to India protect the country wildlife biodiversity. The primary focus on the act is the prevention of hunting, यानी इसमें फोकस किस पे किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ हंटिंग, यानी हंटिंग को रोकने के लिए, अप्रोच ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज तक अप्रोचिंग के लिए, यानी उनको कोई हार्म ना हो, वेल एज द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिट्स। हियर द सम सैलिएंट फीचर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहला क्या था? वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतुओं को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज यानी जंतुओं को बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल safeguard of both flora and fauna, declaring the certain plants animals as protected, यानी इसमें इसके थ्रू हम प्लांट्स को और एनिमल को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। एंड अदर प्रोहिबिटेड फॉर द हंटिंग ट्रेड, और व्यापार के लिए जो पशुओं का शिकार होता था उसको रोका गया था। इट्स कैरेक्टराइज स्पीसीज इन शेड्यूल्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन। Species listed in the schedules फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अनुसूची फर्स्ट और सेकेंड में रजिस्टर्ड हैं, रिसीव हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, उनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी गई थी इस एक्ट के थ्रू, जिससे हम जंगली जानवरों का शिकार और नेचर को कंजर्व करने में हेल्प मिले। प्रोहिबिटेड ऑफ हंटिंग, यानी शिकार को कम किया जाए, क्योंकि हाथियों का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता था, क्योंकि उनके हाथी दांत के लिए और बहुत सी चीज़ों का जो यूज होता था, जानवरों की जैसे गंडे की सींग का, उसका भी उसके लिए भी शिकार करते थे। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए ये 1972 का एक्ट बनाया गया, जिसके थ्रू ये वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। दूसरा क्या है? प्रोहिबिटिंग ऑफ हंटिंग। द एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हंटिंग ऑफ स्पीसीज, यानी प्राणियों का शिकार करना इसके थ्रू बैन था। ऑफेंस रिलेटेड टू द हंटिंग, पोचिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर डेरिवेटिव आर पनिश्ड विद द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी इसके थ्रू इनको फाइन और जेल की सजा थी। प्रोटेक्ट एरियाज, यानी उन एरियाओं को प्रोटेक्ट किया गया। द एक्ट एम्पावर एट द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर स्पीसीज, जिन एरियाओं को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी, एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, क्लोज्ड एरिया, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जिसको डिक्लेयर करती थी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता। दिस डेस्टिनेशन कम्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी विद इन दिस एरिया आर रेगुलेटेड टू द कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिट्स। चौथा है हमारा कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। द एक्ट फॉलोज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, रिकॉग्नाइज द importance of the involving local communities in wildlife conservation effort। पांचवा है हमारा कंट्रोल द ट्रेड, यानी उसके थ्रू जो व्यापार होता था। द एक्ट रेगुलेटेड द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड देयर प्रोडक्ट, जो जंगली जानवरों से जो भी दवाइयाँ बनती थी, जो भी उनके खाल से जो भी चीज़ बनते थे, जैसे बैग्स हो गए, जो भी बेल्ट्स हो गए, ये सब भी जो चमड़े के प्रोडक्ट बनते थे, इसके लिए इनका शिकार किया जाता था। इन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इस पर भी एक्ट में दिया गया है। इट्स प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ सर्टेन एनिमल्स, प्लांट्स स्पीसीज एज वेल एज देयर डेरिवेटिव विदाउट द प्रॉपर परमिट, यानी इसके लिए भी इस पे ध्यान दिया गया था। छठवां है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, स्टेट जू अथॉरिटी इज द मैंडेटेड टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द जू एंड इंश्योर दैट दे adhere to स्पीसीज स्टैंडर्ड। सातवां का है पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, पेनाल्टी और पनिशमेंट, यानी जो इनका शिकार करता था उसको पेनाल्टी और पनिशमेंट
दोनों दी जाती थी। द एक्ट प्रिस्क्राइब द स्ट्रेंथ penalties for the offence related to the hunting, approaching or trades to protect species. These penalties include fine, imprisonment and the severity of with depend on the nature of offence. Amendment, इसमें सुधार क्या किया गया? The act has undergoes amendment to address emerging conservation challenge. यानी इसमें कंजर्वेशन जो संरक्षण का बात नहीं किया गया था, इसको इसमें अमेंड करके इसको भी ऐड किया गया है. अमेंडमेंट इन टू स्ट्रेंथ कंजर्वेशन मेजरमेंट इनहेंस पेनाल्टी फॉर ऑफेंस एंड इंक्लूजिंग एडिशनल स्पीसीज अंडर प्रोडक्शन, यानी और स्पीसीज को इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया गया. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज क्रूशियल लेजिस्लेटिव instrument for the wildlife conservation in India, providing a framework for the protection of diverse ecosystem and the flora and fauna they support. It's reflect the country committed to the biodiversity and conservation of sustainability development. सतत विकास और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया जिससे ये सस्टेनेबल रह सके. दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉपुलेशन, यानी ध्वनि प्रदूषण का हार्मफुल इफेक्ट क्या है. नॉइज पॉपुलेशन रेफर्स टू द एक्सेसिव डिस्प्लेसिंग द disruptive and sound disruptive sound that interfere with the normal activities, यानी and negative effect of the environment. ये जो साउंड्स हैं इनका क्या नॉर्मल एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉपुलेशन आर डाइवर्स एंड कैन इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ, यानी भौतिक फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. सम ऑफ द की एडवाइस इफेक्ट इज इंक्लूडिंग हियरिंग डैमेज, यानी कान के रोग भी इससे होते हैं. ये हियरिंग डैमेज यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो कम होती है. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द हाई लेवल ऑफ नॉइज, यानी कंटिन्यू हाई लेवल ऑफ नॉइज को सुनने के बाद कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग ऑफ लॉस, परमानेंट सुनने की शक्ति हमारी क्षीण हो सकती है. दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन इंडस्ट्रियल सिटिंग, construction site and areas with heavy traffic are the frequent used to the loud machinery. यानी ऐसा कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, इंडस्ट्रियल सेटिंग में, कंस्ट्रक्शन साइट के जैसे जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनते हैं जैसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया या कुछ भी चीज़ का हो गया जहाँ ज़्यादा नॉइज आते हैं. एरियाज हैवी ट्रैफिक, या जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं फ्रिक्वेंटली, या जहाँ पे ज़्यादा मशीनरीज होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है. स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, यानी निद्रा का खराब होना, यानी नींद सही से नहीं आती है. नॉइज पॉल्यूशन कैन इंटरफियर विद स्लीपिंग पैटर्न, यानी अगर आप सो रहे हैं बगल में डीजे बज रहा है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. सेम वही है कि नॉइज पॉपुलेशन कैन इंटरफियर द स्लीपिंग पैटर्न, ये सोने की क्रिया को भी डिस्टर्ब करती है. लीडिंग द आइसोमेनिया, डिफिकल्टीज फीलिंग एस्लीप एंड डिस्टर्बन ड्यूरिंग द स्लीप साइकिल, यानी ये आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती है. कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू नॉइज ड्यूरिंग दैट द नाइट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल हेल्थ, जिसके थ्रू हमारी पूरी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा. तीसरा है हमारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. persistent exposure to the noise can trigger stress response relative cortisol level and contribute to the feeling of anxiety and irritability, जिसके थ्रू हम इरिटेशन का हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है. chronic stress can have detrimental effect on the mental health, contribute to various physical alignment.
सेम इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं जिसके थ्रू हम मेन हेडिंग आपको समझा दे रहे हैं। बाकी का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख ले सकते हैं। इम्पेयर कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेशन, यानी इसके थ्रू आप 100% कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप अगर पढ़ने बैठे हैं या कुछ भी काम जो सीरियस काम है उसको कर रहे हैं, साइड में अगर नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है तो इससे आप अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। कम्युनिकेशन इंटरफेयर, अगर आप कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं या इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेट हैं, जिससे अगर साइड में कोई नॉइज़ हो रहा है जिसके थ्रू आप डिस्टर्ब होंगे, जाहिर सी बात है आप उसमें अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर issue, long term exposure to the high level of noise has been linked to the cardiovascular problems including the hypertension, यानी अगर देर तक आप हाई लेवल में नॉइज में आप कुछ भी सुन रहे हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। एंड इंक्रीज रिस्क आर द हार्ट रिलेटेड डिजीज, यानी इसके थ्रू आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है और ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है। इंटरफेरेंस विद द वाइल्ड लाइफ, नॉइज पॉपुलेशन कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी इसका नेगेटिव इफेक्ट वाइल्ड लाइफ पे भी बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन देयर नेचुरल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड reproductive patterns, urban noise such as traffic and industrial sound can lead to the habit displacement and alter ecosystem। इसी वजह से कभी कभी आप देखते होंगे कि जंगल में जब जो ट्रेवल करते हैं वहाँ पे ज़्यादा हॉर्न भी नहीं बजाते हैं। 8वां है निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग, यानी पढ़ाई के समय ये निगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम अपने काम में 100% फोकस ही नहीं कर पाएंगे, जिसके थ्रू हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है। और 9वां आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल नॉइज पॉपुलेशन कैन सिग्निफिकेंटली डिमिनिश क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इट्स लीडिंग टू द डिस्ट्रैक्शन एंड लिविंग कंडीशन रिड्यूस, enjoyment, outdoor space and sense of isolation. Effort of migration noise population include implementing sound barriers, controlling noise emission from the vehicle and industries, and established zone, regular public awareness and individual responsibility also play crucial roles in the reducing and harmful effect of the noise population। यानी इसके थ्रू नॉइस की पॉपुलेशन के थ्रू हमारा बहुत से पॉइंट हैं जो हमारे डेली रूटीन से प्रभावित होते हैं। वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित है, निगेटिव इम्पैक्ट पढ़ाई पे भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की जो आपकी शैली है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये सब आपके निगेटिव इफेक्ट हैं। ब्रीफ नोट ओवर द डिफरेंट फेज ऑफ डिजास्टर, यानी आपदा के विभिन्न फेज क्या क्या हैं। डिजास्टर टिपिकली अनफोल्ड in different phase, each required specific action and strategies for the effective management. The wildlife recognized phase of the disaster as follow. Prevention objective, the aim is the preventing of minimize the impact disaster before the occur, यानी प्रिवेंशन के थ्रू जो इसका एम है वो क्या है, डिजास्टर को कम से कम करना। एक्टिविटीज उसके लिए क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बिल्डिंग कोड्स, लैंड्स यूज प्लानिंग, अर्ली वेयरिंग द सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रिपेयर्ड इनिशिएटिव। माइग्रेशन यानी प्रवास, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ द इम्पैक्ट एंड रिस्क डिजास्टर, इसके लिए एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन withstand disaster, implementing zoning regulation, promoting sustainable development and establish hazardous resistance building practice। प्रिपेयरनेस, इसके लिए तैयारी भी कर सकते हैं, इसके लिए
कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके थ्रू हम इसको डिजास्टर से बच सकते हैं। थोड़ा डेवलपिंग, इसके लिए हम एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, प्लान्स जिसके थ्रू हम ड्रिलिंग, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसको फॉलो करें, क्रिएटिंग स्टॉक पाइल्स एंड एसेंशियल सप्लाई, ये सब हम फॉलो करके इसको डिजास्टर को कम कर सकते हैं। ये सब फेज हैं जिसके थ्रू हम डिजास्टर को, इसके रीजन क्या क्या हैं और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। रिस्पॉन्स कौन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है, और अगर हो गया कोई आपदा आ गई, इमीडिएट एक्शन लेंगे उस पर, ड्यूरिंग एंड द आफ्टर डिजास्टर टू एड्रेस द इमरजेंसी नीड टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। एक्टिविटी उसके लिए क्या करेंगे, सर्व द रिसोर्स, सिक्योर ऑपरेशन एंड मेडिकल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग द शेल्टर एंड फूड्स, यानी अगर कहीं जगह पे ऐसी आपदा आ जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे, मेडिकल ऑपरेशन करेंगे या मेडिकल हेल्थ वहाँ पे पहुँचाएंगे, वहाँ पे शरण देंगे और वहाँ पे खाना, जैसे भी कभी कभी केरला में होता है या कहीं कहीं बाढ़ की आपदा आ जाती है तो उसके लिए सरकार जो कदम उठाती है, सेम वही चीज़ें हैं। रिकवरी उसके लिए क्या क्या हो सकती है, फिर नेसेसिटी रिस्टोर द कम्युनिटी टू द सेंस ऑफ नॉर्मलसी एंड रीबिल्डिंग आफ्टर द डिजास्टर, यानी कंटिन्यू ये डिजास्टर के बाद जैसे ये आपदा समाप्त होती है उसके बाद हम उस पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, और जिसके थ्रू वहाँ पे जो वहाँ से हट चुके हैं उनको फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। छठवां हमारा रिकंस्ट्रक्शन, इसके थ्रू सेम रिबिल्डिंग द रिस्टोरिंग अफेक्टेड एरिया कंडीशन दैट इज इक्वल टू द बेटर देन प्री डिजास्टर स्टेट, यानी हम जो वहाँ पे डिजास्टर के बाद जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन करके सेम पहले की तरह उसको डेवलप कर सकते हैं। इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम, यानी ये सब प्रोग्राम के थ्रू हम वहाँ पे मतलब रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। माइग्रेशन पोस्ट डिजास्टर, ये सब है। इसका इम्प्लीमेंटिंग द मेजर टू द reduce impact future disaster based on lessons learning from the current events, करंट इवेंट के थ्रू ये सब हम वहाँ पे प्रमोट करके कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे अगर आपदा के बाद, वहाँ पे आपदा खत्म होने के बाद हम रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, व्हाट इज द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वाटर का वेस्टेज होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसका मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ और आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पूरा टेलीग्राम ग्रुप से पूरा पढ़ सकते हैं इसको। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस डिजाइन टू द रिमूव कंटिमेंट्स एंड pollutants from the water generating by the domestic, industrial, commercial and the agriculture activities, यानी इन सभी एक्टिविटी के लिए हार्मफुल हो सकता है क्या, जो वाटर का जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल के थ्रू, डोमेस्टिक, कमर्शियल, सॉरी गला खराश के होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। मैं इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। और ये पूरा पार्ट डी है, कंप्लीट पेपर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से पूरा कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।